जैक बोर्ड टर्म टू की परीक्षा देने वाले 11th क्लास के स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीके में। मैं दिग्विजय सर आपके लिए अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न 3 अंकों वाला 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। और एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखना है, इसलिए कि हो सकता है कि जिस प्रश्न को आप छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, हो सकता है वही प्रश्न परीक्षा में पूछ दे और आप उसका उत्तर नहीं लिख पाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, सभी प्रश्नों को समझना है, उसके उत्तर को समझना है, कैसे लिखना है, ताकि परीक्षा में हम अपना प्रदर्शन काफ़ी अच्छा कर सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, राजनीति सिद्धांत का क्षेत्र क्या है? तो राजनीति सिद्धांत का क्षेत्र क्या है? पहला प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान राज्य शासन सत्ता, देखिए राज्य शासन सत्ता का अध्ययन करता है। यह अध्ययन बहुत व्यापक है क्योंकि इसके छात्र को देखना पड़ता है कि राज्य अतीत में कैसा है, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में उसे कैसा होना चाहिए। इस विषय में सत्ता संघर्ष में शामिल सभी समूह और संगठन भी शामिल हो जाते हैं। सत्ता संघर्ष में सभी समूह और संगठन भी शामिल हो जाते हैं। पुनः मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, नवीन अवधारणाओं का भी अध्ययन इसमें शामिल है। ये पहला प्रश्न का उत्तर हमने देखा। दूसरा प्रश्न है आपका, इस कथन का अर्थ बताइए कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा भाई कि राजनीति जो है वह मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है। क्वेश्चन समझने का पहले मतलब क्वेश्चन समझना है कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो बिना मूल्य का तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है ना। जिस चीज़ का जितना अधिक मूल्य होता है वह उतना ही ज़्यादा सम्मानित होता है। राजनीति भी सम्मानित गौरवपूर्ण तभी हो सकता है जब उसका मूल्य हो। तो वही कह रहा है कि राजनीति जो है वो मूल्यों का प्राधिकृत विधान है जो समाज में बाध्यकारी होता है, मतलब उसको मानना ही चाहिए। कुछ मूल्य होता है राजनीति का जो समाज में बाध्यकारी होना ही चाहिए। ये है, इसको समझाना है, इस कथन का अर्थ बतलाना है। देखें इसका आंसर क्या होगा। तो अमेरिकी लेखक डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति क्या है? तो राजनीति निर्णय लेने की कला है। अधिकारीगण निर्णय लेते हैं जो समाज के लिए बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी मतलब क्या होता है? मानना ही चाहिए, जो मानना ही होगा, बाध्यकारी। हर निर्णय में मूल्य होता है जो समाज के लिए बाध्यकारी होता है। लोग चाहते हैं कि उनके हितार्थ, माने उनके हित के लिए, उनके हितार्थ निर्णय लिए जाएं या बदले जाएं। लोग तो यही चाहेंगे कि उनके हित के लिए निर्णय हो या जो कुछ निर्णय बदला जाए वह उनके हित में हो। इसलिए अनेक दल, समूह, संगठन अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय मूल्यों को प्राधिकृत आवंटन करता है। यही इस क्वेश्चन का अर्थ है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है वैज्ञानिक राजनीति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ देखते हैं। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सामग्री को मूर्त रूप में रखकर अपने सिद्धांत बनाए। पहले जो था राजनीति क्या था? अमूर्त था। अमूर्त मतलब क्या हुआ? जो दिखाई भी ना पड़े, समझ में नहीं आवे, तो जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो बेकार होता है। मूर्त रूप का मतलब कि जो सहज हो, आसान हो, दिखाई पड़े, आसानी से समझ में आ सके, व्यवहारिक हो, उसको कहते हैं मूर्त रूप। तो पहले तो राजनीति जो थी वह अमूर्त रूप में थी। तो कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सामग्री को मूर्त रूप में रखकर अपने सिद्धांत बनाए। मैकियावेली एवं हॉब्स ने ऐसे सूत्र निर्धारित किए जो तथ्यपरक है और उनके सिद्धांतों का सत्यापन किया जा सकता है। जो तथ्यपरक है और जिनके सिद्धांतों का सत्यापन किया जा सकता है वही चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है। तो हॉब्स के सिद्धांत ठोस और अकाट्य माने जाते हैं। इसे ही वैज्ञानिक राजनीति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से क्या तात्पर्य है? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी लेखकों ने नए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया। उन्होंने राजनीति को सत्ता और उसकी खातिर संघर्ष माना। राजनीति क्या है? सत्ता के लिए संघर्ष है। मैकियावेली, हॉब्स, मैक्स वेबर, देखिए मैकियावेली, हॉब्स, मैक्स वेबर से प्रेरणा ली। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी लेखकों ने मैकियावेली, हॉब्स, मैक्स वेबर से प्रेरणा ली। राजनीतिक चिंतन की अमूर्त संकल्पनाओं को त्याग दिया। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं दी, जो कठिनाई से समझ में आवे, वो चीज़। अमूर्त संकल्पनाओं को त्याग दिया अमेरिकी चिंतकों ने।
मूल्यों को हटाकर मात्र तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया, मात्र तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया। इसके लिए नई तकनीकें अपनाई तथा समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, नृविज्ञान जैसे विषयों से सामग्री ली ताकि वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकें। इसे व्यवहारवादी क्रांति कहा गया। तो व्यवहारवादी क्रांति किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में आएगा तो आपको इसी को लिखना है। मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। पाँचवां है, मैकियावेली को नई राजनीति का पिता क्यों कहा जाता है। देखिए, मैकियावेली से पहले दार्शनिकों ने राजनीति को अमूर्त रूप में देखा। अमूर्त रूप मैंने बतला दिया है कि बहुत कठिनाई से समझ में आने वाला, जो दिखाई भी नहीं पड़े। परंतु मैकियावेली ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। यथार्थवादी मतलब कि जो सामने में, जो व्यवहार में है, वह यथार्थवादी कहते हैं। मैकियावेली ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसने राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से पृथक किया। देखिए, धर्म और नैतिकता को राजनीति से हटा दिया, पृथक कर दिया, और ऐसे सूत्र प्रतिपादित किए जिन्हें तथ्यों द्वारा संपुष्ट किया जा सकता है, और तथ्यों के द्वारा जो संपुष्ट किया जा सकता है वही सही होता है। और यही कारण है कि मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। देखिए, स्वतंत्रता के अनेक रूप होते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता आदि। अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो अधिकारों का संग्रह। जिसमें अधिकार नहीं हो, अधिकारों का संग्रह नहीं हो, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकता है, गुलामी कहते हैं उसको। तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं। सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अनेक तरह की स्वतंत्रता होती है, उसमें एक राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसे अधिकार प्राप्त हों जिनसे वह अपने राज्य के मामलों में, अपना जो उनका राज्य है उसके मामले में भागीदार हो सके। जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना, लोक सेवा का पद प्राप्त करना, सरकार का समर्थन या विरोध करना तथा उसे संवैधानिक तरीकों से बदलना। ये हो गया राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। 7वां नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, क्या इस पर समुचित प्रतिबंध हो सकता है। देखिए, इसका उत्तर कैसे होगा। मानव में चेतना शक्ति भरी होती है, हर मानव में चेतना शक्ति भरी होती है जो स्वतंत्रता की कामना करती है। हर मनुष्य स्वतंत्र ही रहना चाहता है, क्योंकि स्वतंत्रता में आनंद है, बंधन में, गुलामी में कष्ट है ना। तो चेतना शक्ति भरी होती है जो स्वतंत्रता की कामना करती है। वह सोचता है, हर मनुष्य सोचता है, वह सोचता है, आभास करता है, फिर अपनी वाणी या लेखनी से अपने विचार को अभिव्यक्त करता है। इसके लिए स्वतंत्रता का वातावरण होना आवश्यक है। हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकें, इसके लिए स्वतंत्रता का वातावरण अगर नहीं होगा तो अपने विचार को अगर हम बोलना चाहें, अभिव्यक्त करना चाहें और रोक दिया जाए तो कहाँ से हम अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो विचार अभिव्यक्त कर सकें, इसके लिए स्वतंत्रता का वातावरण होना बहुत आवश्यक है। इसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। इससे मानव सभ्यता समृद्ध बनते हैं, मानव सभ्यता इससे समृद्ध बनता है। भाषण, लेखन, कला प्रदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, चलचित्र, ये सभी जो है, इन सभी के माध्यम से अभिव्यक्ति संभव हो पाता है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न है आपका, प्रश्न कहता है क्या इस पर समुचित प्रतिबंध हो सकता है। तो हाँ, हमारा आंसर क्या होगा कि बिल्कुल इस पर समुचित या युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्यों भाई, ताकि लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर सके और दुरुपयोग करके सामाजिक जीवन को प्रदूषित न कर सकें। देश की सुरक्षा, राज्य की संप्रभुता, अखंडता, लोक नैतिकता, शालीनता आदि के लिए यह आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है, तो स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका। चलिए, क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए। समानता का क्या अर्थ है। देखिए, समानता का शुद्ध अर्थ समझना बहुत कठिन है। यह कहना उच्च आदर्श है कि प्रकृति की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। यह सिर्फ कहने की बात है कि प्रकृति की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका शुद्ध अर्थ यह है कि समाज में लोगों के बीच किसी कृत्रिम आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन वैज्ञानिक या तार्किक आधार पर ही भेदभाव उचित है। इसका मूर्त या व्यवहारिक अर्थ यह है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हों तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो तथा सभी को अधिकार एवं उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो या अवसर मिले। तो ये हो गया समानता का अर्थ। चलिए, क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के बारे में क्या प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के बारे में अनेक प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के बारे में अनेक प्रावधान है। जैसे आप सबके बारे में लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा। संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का बिंदु रखा गया है। प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का बिंदु रखा गया है। दूसरा है कानून के समक्ष समानता तथा सभी को कानून का समान संरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
फिर तीसरा में देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव वर्जित किया गया है। फिर है, लोक सेवाओं की भर्ती में अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। फिर देखिए, राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हित के लिए या हितार्थ शिक्षा संस्थाओं और लोक सेवाओं में स्थानों का आरक्षण कर सकता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के बारे में ये सब प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन संख्या 10 और लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेट का, वो है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका उत्तर लिखेंगे कि आर्थिक समानता के बिना, अगर आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। जहां एक और मार्क्सवादी जो है वो आर्थिक समानता का पक्ष लेते हैं, वहीं उदारवादी जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। लास्की के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में, अगर आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा मात्र है। अब किसी को आर्थिक आज़ादी ही नहीं मिले, अवसर का समानता नहीं हो, काम करने का उसको अवसर नहीं प्राप्त हो, अधिकार समान नहीं मिले, रोजी रोटी प्राप्त करने कमाने का अवसर नहीं मिले, तो कितना भी उसको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो उसको फायदा क्या होगा, जी नहीं सकेगा वह। तो वही लास्की कहता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा मात्र है। एक भूखा व्यक्ति भूख से बिलबिला रहा है, मर रहा है, तो राजनीति के विषय में क्या सोच सकता है, वो कुछ भी नहीं सोच सकता है। तो एक भूखा व्यक्ति राजनीति के विषय में नहीं सोच सकता। चलिए, ये उत्तर आपका हो गया। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको परीक्षा में ये गेस हैं, आप इसको जरूर पढ़ें अच्छे से और वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।